राधे राधे दोस्तों, मां शारदा भवानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी न केवल मजेदार है बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। वो तपती हुई गर्मी की दोपहर थी जब चंदनपुर के जमींदार पन्नाम का बेटा हरि दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और दौड़ते दौड़ते उसका घोड़ा भी बेहद थक चुका था। तभी उसने देखा कि घोड़े के मुंह से झाग निकल रहे हैं और उसकी आंखें बाहर की ओर उबल रही हैं। हरि ने प्यार से घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और उससे छलांग लगाकर नीचे उतर आया। अगले ही पल घोड़े ने एक लंबी तड़ा भरी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तड़पते हुए घोड़े ने असहाय नजरों से हरि की ओर देखा और तुरंत प्राण त्याग दिए। अपने प्रिय घोड़े पवन को मृत देखकर हरि का दिल टूट गया। वह के पास बैठकर उदासी में डूब गया। कुछ देर वही बैठने के बाद वो धीरे धीरे उठा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि अब दिन ढलने ही वाला है और स्याह वन यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। उस वन को पार करने के बाद ही वो अपने गांव पहुंच सकता है, लेकिन पैदल पार करने में पूरे 6 घंटे लगेंगे, जिसका मतलब है कि आज रात उसे स्याह वन में ही बितानी पड़ेगी। फिर भी उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्या पता दिन रहते ही वो स्याह वन को पार कर ले। ये सोचकर हरि आगे बढ़ता रहा, लेकिन वही हुआ जिसका उसे डर था। जब वो स्याह वन के बीचों बीच पहुंचा तो दिन पूरी तरह छिप चुका था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब तो उसे सच में पूरी रात इसी डरावने वन में गुजारनी होगी। ये सोचकर हरि एक पेड़ के नीचे बैठ गया और विश्राम करने लगा। अभी उसे पेड़ के नीचे बैठे कुछ ही देर थी कि अचानक चारों ओर से खूंखार जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुनकर हरि का मन विचलित हो गया। उसने सोचा, ये जंगल कितना डरावना है। मैं साहसी तो हूँ, लेकिन इस समय निहत हूँ। क्या पता कब कोई जंगली जानवर यहाँ आ धमके और मुझ पर हमला कर दे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मुझे जल्दी से किसी पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए और वहीं बैठकर रात गुजारनी चाहिए। ये सोचकर हरि तुरंत उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जिसके नीचे वो बैठा था। थोड़ी ही देर में वो पेड़ की एक मजबूत शाखा पर जाकर पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया और खुद से कहा, ये जगह सुरक्षा के लिए ठीक है। यहाँ से कोई जंगली जानवर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। जंगल की अंधेरी रात धीरे धीरे गुजरने लगी। जब आधी रात बीत गई तो हरि की आंखें थकान और नींद से झपक लगी, लेकिन तभी उसने अर्ध मूंदी आंखों से देखा कि सामने कुछ हलचल हो रही है। हरि ने ध्यान से देखा तो डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि मशाले जलाए कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर उसी ओर चले आ रहे हैं। हरि ने तुरंत अपनी नींद को झटका दिया और पूरी तरह सजग होकर बैठ गया। घुड़सवार ठीक उसी पेड़ के नीचे आकर रुके जिस पर हरि छिपा हुआ था, नीचे खड़े डाकुओं का। सरदार बोला, साथियों, इसी पेड़ के नीचे हम आज की लूट का बंटवारा करेंगे। ये सुनकर हरि के होश छुड़ गए। उसने सोचा, ओ तो ये लोग डाकू हैं और आज उन्होंने कहीं डाका डाला है। नीचे सरदार ने लूट का माल सभी डाकुओं में बराबर बराबर बांट दिया। हर डाकू ने अपना हिस्सा अपने पास रख लिया। इसके बाद सरदार ने कहा, साथियों, अब हमें कल की योजना पर बात करनी होगी। कल हमें कहाँ डाका डालना है, इस पर विचार करना है। सरदार की बात सुनकर सभी डाकुओं की आंखें चमक उठी और वे उत्सुक से उसकी ओर देखने लगे। सरदार ने आगे कहा, हमें पता चला है कि कल चरतपुंब हरभजन सिंह की बेटी चंद्रप्रभा की बारात आने वाली है। खबर है कि जमींदार हरभजन सिंह अपनी बेटी के विवाह में दिल खोलकर दान दहेज देने वाला है। सरदार की बात खत्म होते ही एक डाकू बोला, तो सरदार क्यों ना कल जमींदार हरभजन सिंह के यहाँ ही डाका डाले। सरदार मुस्कुराते हुए बोला, हम भी यही सोच रहे। जैसे ही बारात विदा होकर वधू की डोली लेकर गांव के बाहर पहुंचेगी, हम बारात पर धावा बोल देंगे और सारा धन दौलत लूटकर चंपत हो जाएंगे। ये सुनकर एक डाकू ने संकोच भरे स्वर में कहा, विचार तो अच्छा है सरदार, लेकिन बारात का मामला है, कहीं इसे लूटते समय हम फंस ना जाए। सरदार तुरंत खड़े स्वर में बोला, विक्रम, तुम डाकू जग्गा के सामने खड़े हो और जग्गा कायरता भरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता। भला किसमें इतनी हिम्मत है जो हमसे मुकाबला कर
सके सरदार के कठोर शब्द सुनकर विक्रम डाकू चुप हो गया। इधर पेड़ की शाखा पर छिपा हरी ये सब सुनकर दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा, तो ये खूंखार डाकू जग्गा का गिरोह है और ये कल चरत पूम की बारात को लूटने की योजना बना रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जमींदार हरभजन सिंह की बेटी चंद्रप्रभा की डोली को आंच भी नहीं लगने दूंगा। उधर सरदार जग्गा अपने गिरोह से कह रहा था, तो साथियों ये तय हो गया कि कल जमींदार हरभजन सिंह की पुत्री की बारात को लूटा जाएगा। सभी डाकुओं ने एक स्वर में कहा, हमें आपकी ये योजना मंजूर है। सरदार ने आगे कहा, तो चलो भोर होने से पहले हमें अपने अड्डे पर पहुंचना है। सरदार का आदेश पाकर सभी डाकू वहां से चल पड़े। सुबह होने तक हरी पेड़ की मजबूत शाखा पर बैठा रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरणें फैली, वो पेड़ से नीचे उतरा और अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने मन ही मन सोचा, गांव पहुंचते ही मुझे जग्गा डाकू के गिरोह से निपटने की पूरी तैयारी करनी होगी। कुछ ही समय बाद हरी अपने गांव पहुंचा। उसे पैदल आते देख उसके पिता जमींदार पन्नालाल आश्चर्यचकित होकर बोले, हरे रात भर तुम कहाँ थे और तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? हरी ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें घोड़े की मृत्यु के बारे में बताया और फिर डाकुओं के गिरोह की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। ये सब सुनकर जमींदार पन्नालाल गहरी चिंता में पड़ गए और बोले, हरी बेटा अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? हरी ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, पिताजी मैं आज 20 से 25 आदमियों को साथ लेकर चरत पुमजन सिंह के यहाँ आई बारात को डाकुओं से बचाऊंगा। पन्नालाल ने भय और चिंता से कहा, नहीं हरी ऐसा अनर्थ मत करना। तुम जानते हो हमने पहले ही अपने 2 बेटों को खो दिया है। अब तुम ही हमारे इकलौते सहारे हो। मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। हरी ने अपने पिता को शांत करते हुए कहा, पिताजी जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुझे अपने धर्म का पालन करना है। हरी की जिद और आत्मविश्वास ने अंततः जमींदार पन्नालाल को सहमत कर लिया। इसके बाद हरी ने अपने भरोसेमंद आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, तुम सबको आज मेरे साथ चरत पुम चलना है। आज एक नेक काम के लिए तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। हमें डाकुओं से भिड़ना है और उन्हें हराना है। उनमें से एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, छोटे ठाकुर हमारी बाहें भी बहुत दिनों से किसी से भिड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखना हम डाकुओं के कैसे छुड़ाते हैं। हरी ने आदमियों को तैयार किया और अपने दल के साथ दृढ़ निश्चय के साथ चरत पुम की ओर निकल पड़ा। दोपहर होते होते वे सभी चरत पुम के पास पहुंच गए। तब हरी ने आदमियों से कहा, चरत पुम इसी रास्ते से गांव में घुस सकते हैं, इसलिए तुम में से आधे लोग यही छिपकर मोर्चा संभालो और बाकी आधे मेरे साथ गांव के अंदर चलो। एक आदमी बोला, छोटे ठाकुर आप तो कह रहे थे कि डाकू बारात पर तभी हमला करेंगे जब बारात डोली के साथ विदा होकर गांव से निकलेगी, तो अभी से यहाँ छिपकर मोर्चा संभालने का क्या मतलब? बारात के विदा होने से पहले हम यहाँ आकर मोर्चा संभाल सकते हैं। हरी ने गंभीरता से कहा, दुश्मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या पता अपने अड्डे पर पहुंचकर जग्गा डाकू और उसके गिरोह ने अपनी योजना बदल दी हो। इसलिए हमें इस समय सतर्क रहना होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। याद रखो हमारी जिम्मेदारी है कि बारात को उसके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएं। हरी की बात मानकर आधे आदमी वही झाड़ियों के पीछे छिप गए और बाकी हरी के साथ चरत पुम चले। पूछते 5 हरी जमींदार हरभजन सिंह की हवेली तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने आदमियों से कहा, अपनी लाठियां छिपाकर यही बाहर खड़े रहो और विवाह में आते जाते लोगों पर नजर रखो। आदमियों को हवेली के बाहर छोड़कर हरी अंदर गया। जमींदार हरभजन सिंह उसे पहचानते थे। उसे देखकर उन्होंने खुशी से कहा, आओ हरी बेटा आओ, तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो। आज हमारी बेटी की शादी है। हरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर साहब हमें आपसे एक शिकायत है। आपने हमारी तरफ विवाह का निमंत्रण क्यों नहीं भिजवाया? इस पर जमींदार ने कहा, बेटा इसका मुझे बहुत खेद है। इस गलती के लिए मुझे क्षमा करो और गिले शिकवे भूलकर अपनी बहन के विवाह के कार्य में हाथ पटाओ। हरी दौड़ दौड़कर विवाह के कार्य में जुट गया। बारात उचित समय पर पहुंची और सारा विवाह कार्य हंसी खुशी संपन्न हो गया। हरी सोचने लगा, विवाह
में अब तक कोई बाधा नहीं आए। लगता है जग्गा डाकू अपनी योजना के अनुसार लौटती बारात पर ही हमला करेगा। विवाह के पश्चात लोगों ने चंद्रप्रभा की डब बोली आंसू भरी आंखों से विदा की। हरि ने मन ही मन कहा, अब मुझे हवेली के बाहर तैनात आदमियों को साथ लेकर बारात के साथ चलना चाहिए। ना जाने कब जग्गा डाकू का गिरोह हमला कर दे। हरि तुरंत अपने आदमियों को साथ लेकर बारात के पीछे पीछे चल पड़ा। बारात के साथ चलते हुए वो उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके बाकी साथी झाड़ियों में छिपे हुए थे। उसने उनसे कहा, आओ तुम लोग भी हमारे साथ चलो। सभी साथी हरि के साथ हो लिए। बारात अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि धूल उड़ाता हुआ जग्गा डाकू का गिरोह वहां आ धमका। जग्गा डाकू गरज कर बोला, जो जहां है वही रुक जाए वरना मेरे गिरोह के हाथों मारा जाएगा। जग्गा डाकू का नाम सुनते ही बारातियों में भय की लहर दौड़ गई। फिर उसने कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सारा कीमती सामान मेरे हवाले कर दो वरना मेरे साथी तुम्हें भालों से छेद देंगे। डाकुओं के डर से बारातियों ने अपना अपना कीमती सामान निकालना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब हरि ने अपने आदमियों को आदेश दिया, डाकुओं के गिरोह पर टूट पड़ो। एक भी डाकू जीवित बचकर न जाने पाए। हरि के आदेश देने की देर थी कि सभी आदमी लाठियां घुमाते हुए डाकू दल पर टूट पड़े। उनके वार से डाकू एक एक करके घायल होकर जमीन पर गिरने लगे। अपने साथियों की ये हालत देखकर जग्गा डाकू चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग कहां से आ गए? इन्होंने तो पूरा पासा ही पलट दिया। जग्गा इस सोच में डूबा ही था कि घोड़े पर सवार हरि उसके पास आकर चिल्लाया, जग्गा डाकू, तूने बहुत निर्दोषों को लूटा है, आज मैं तुझे इसकी सजा देकर रहूंगा। कहते हुए हरि ने अपनी लाठी का जोरदार वार जग्गा के सिर पर किया। जग्गा की आंखों के सामने दिन में ही तारे नाच उठे। वो सिर थामकर पीड़ा से कराह आता हुआ घोड़े से गिर पड़ा। उसके गिरते ही हरि ने उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पीड़ा से कराह आता हुआ जग्गा डाकू अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन हरि ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उस पर वार करता रहा। जल्द ही जग्गा डाकू के प्राण पखेरु उड़ गए। दूसरी ओर हरि के आदमियों ने बाकी डाकुओं को भी मार गिराया। ये देखकर बारातियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वे जोश में चिल्लाए, वाह भाइयों वाह, तुमने तो हमारे सिर पर आई विपदा टाल दी। फिर वे बोले, भाइयों बधाई, हमें नहीं हमारे छोटे ठाकुर को दो। इन्हीं की योजना और नेतृत्व से हमने डाकुओं को हराया है। आदमियों की ये बात सुनकर सभी बाराती कृतज्ञता भरी दृष्टि से हरि की ओर देखने लगे। तभी डोली का पर्दा उठा और दुल्हन बनी चंद्रप्रभा ने हरि से कहा, तुम जो भी हो मेरे लिए किसी देवता के समान हो। तुमने मेरे सुहाग और सभी बारातियों की डाकुओं से रक्षा की है। भैया मैं तुम्हारी आभारी हूँ। भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? हरि ने कहा, क्यों नहीं बहन, तुम्हारा भाई बनकर मुझे खुशी होगी। चंद्रप्रभा बोली, तो वादा करो भैया, रक्षाबंधन के दिन तुम मेरे ससुराल जीतपुर आकर मुझसे राखी बंधवा होगे। हरि ने कहा, मैं वादा करता हूँ बहन, मैं जरूर आऊंगा। हरि का आश्वासन पाकर चंद्रप्रभा ने डोली का पर्दा डाल दिया। तभी चंद्रप्रभा का पति चंद्रसेन, जो दूल्हा बना हुआ था, उसके पास आया और बोला, भाई तुमने डाकुओं से हमारी रक्षा करके हम पर बहुत उपकार किया है। हरि ने उत्तर दिया, इसमें उपकार क्या है? एक बहन की डोली और बारात की रक्षा करना तो हर भाई का कर्तव्य होता है। मैंने भी अपना कर्तव्य पूरा किया है। फिर हरि से विदा लेकर चंद्रसेन घोड़े पर सवार हुआ और जैसे ही वो घोड़े पर बैठा, बारात आगे बढ़ गई। इस घटना के कई महीने बाद रक्षाबंधन आया। उस दिन हरि अपनी माँ से बोला, माँ आज रक्षाबंधन है, मैं अपनी धर्म बहन चंद्रप्रभा के पास जाकर राखी बंधवा चाहता हूँ। मैंने पूछा, बेटा तो क्या तुम जीतपुर जाओगे? हरि बोला, हाँ माँ, वहाँ चंद्रप्रभा बहन मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैंने उसे आज के दिन मिलने का वादा किया था। माँ बोली, हरे बेटा तब तो तुम जीतपुर जरूर जाओ। माँ से आज्ञा लेकर हरि घोड़े पर बैठकर जीतपुर की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जीतपुर में चंद्रप्रभा सोच रही थी। दोपहर हो चुकी है। हरि भैया राखी बंधवाने अब तक नहीं आए हैं। पता नहीं उन्होंने अपना वादा याद भी किया है या नहीं। वो हरि की प्रतीक्षा में खड़ी सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास रुक्मिणी वहां आ पहुंची और बोली, ये क्या बहू,
तुम चरखा छोड़कर खड़ी हो। मैंने तुमसे सूद काटने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चंद्रप्रभा बोली, ओ माँ जी, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। ये कहकर चंद्रप्रभा चरखे पर सूद काटने लगी। अंदर हवेली में रुक्मिणी के पति ठाकुर दीवान सिंह ने उससे कहा, रुक्मिणी, हम इतने धनवान हैं, फिर भी तुम वह चंद्रप्रभा से सूद कटवा हो, चक्की से अनाज पिसवा हो। तुम बहू के साथ इतना अन्याय क्यों करती हो? रुक्मिणी बोली, तुम्हें क्या पता है जी, बहू से इस प्रकार काम करवाने से मेरा उस पर दबदबा बना रहेगा। ठाकुर साहब बोले, रुक्मिणी, तुम उस अबला के साथ बहुत अन्याय कर रही हो। रुक्मिणी बोली, तुम चुप रहो जी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका मुझे भली भांति ज्ञान है। दूसरी ओर हरि अपनी धुन में जीतपुर गांव की ओर बढ़ता चला जा रहा था और सोच रहा था, बहन चंद्रप्रभा मुझे देखकर बहुत खुश होगी। जैसे ही दिन दिन ढलने पर हरि चंद्रप्रभा के ससुराल पहुंचा, उसने देखा कि चंद्रप्रभा चरखा काट रही है। वो सोचने लगा, जमींदार के घर की बहू होते हुए भी बहन चंद्रप्रभा चरखा काट रही है, ये क्या चक्कर है। घोड़े से उतरकर हरि हवेली के द्वार के पास पहुंचा तो चंद्रप्रभा उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे हवेली के अंदर ले गई। चंद्रप्रभा के साथ आते हरि को देखकर उसकी सास रुक्मिणी अपने पुत्र चंद्रसेन से बोली, बेटा चंद्रसेन, ये बहू के साथ कौन चला आ रहा है? बेटा बोला, माँ ये चंद्रप्रभा का धर्म भाई हरि है, इसी ने तो मेरी बारात को डाकुओं से बचाया था। आज रक्षाबंधन है, इसीलिए ये अपनी बहन से राखी बंधवाने आया है। बेटी की बात सुनकर रुक्मिणी सोचने लगी, अच्छा तो अब इस घर में पराये मर्द भी आने लगे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई ऐसी चाल चलूंगी कि चंद्रप्रभा का धर्म भाई इस दुनिया से ही कूच कर जाए, तब ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। दूसरी ओर अपने कमरे में ले जाकर चंद्रप्रभा ने हरि के माथे पर तिलक लगाया और उसके हाथों में राखी बांधी। इसके बाद चंद्रप्रभा ने बड़े प्रेम से हरि को अपने हाथ का बना भोजन खिलाया। वही रुक्मिणी विष की पुड़िया लेकर उस कक्ष में पहुंची जहां चक्की और गेहूं रखे थे और सोचने लगी, मैं विष को गेहूं में मिला देती हूँ। सुबह जब चंद्रप्रभा अपने भाई के लिए भोजन बनाने के लिए चक्की से गेहूं पीसने आएगी तो इन्हीं गेहूं को पीसेगी, तब विष भरे भोजन को खाकर चंद्रप्रभा का धर्म भाई हरि मर जाएगा। इस प्रकार मुझ पर किसी को कोई शक भी नहीं होगा। रुक्मिणी ने पुड़िया खोलकर विष गेहूं में मिला दिया। दूसरी ओर चंद्रप्रभा हरि से कह रही थी, भैया रात हो गई है, अब आप विश्राम कर ले। चंद्रप्रभा ने हरि के लिए चारपाई बिछा दी और तब हरि चारपाई पर लेटकर सो गया। सुबह चंद्रप्रभा उठ गई और आटा पीसने लगी। उसी आटे से उसने हरि के लिए भोजन तैयार किया। भोजन तैयार होने पर वो हरि से बोली, भैया भोजन कर लो। हरि ने कहा, बहन अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम ऐसा करो मुझे भोजन पोटली में बांध कर दे दो। अपने गांव लौटते हुए जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। चंद्रप्रभा ने ऐसा ही किया। उसने भोजन की पोटली बांधकर हरि को दे दी। तब हरि ने उससे विदा ली और घोड़े पर चढ़कर अपने गांव चंदनपुर की ओर चल पड़ा। जब हरि उसकी दृष्टि से ओझल हो गया तो वो हवेली में वापस लौट गई। जब वो अपनी सास रुक्मिणी के कक्ष के बाहर से गुजरी तो उसके कानों में उसकी सास का स्वर सुनाई पड़ा। वे अपने बेटे चंद्रसेन से कह रही थी, बेटा अब तेरा साला हरि यहाँ कभी नहीं आएगा। बेटे ने पूछा, क्यों माँ, क्या तुमने यहाँ आने के लिए उसे मना कर दिया है? रुक्मिणी बोली, नहीं रे, मैंने तो ऐसी चाल चली है जिसके फल स्वरूप हरि जल्द ही मर जाएगा। बेटे ने पूछा, माँ ऐसा तुमने क्या किया है? रुक्मिणी ने कहा, चंद्रप्रभा ने जिस आटे का भोजन हरि को बना कर दिया है उसमें विष मिला हुआ है। उस आटे से बने भोजन को खाते ही हरि तत्काल मर जाएगा। ये सुनकर बेटा आश्चर्य से बोला, तुमने तो बहुत घिनौनी चाल चली है। भला बेचारे हरि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कहकर चंद्रसेन क्रोधित होकर माँ को देखने लगा। दूसरी ओर कक्ष के बाहर खड़ी चंद्रप्रभा की हालत माँ की ये बात सुनकर खराब हो गई। वो क्रोधित होकर कक्ष में पहुंची और कहने लगी, माँ जी, आज तक तुमने मेरे ऊपर जो भी जुल्म ढाया वो मैंने चुपचाप सहा, इसी आशा में कि एक ना एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा। लेकिन वो मेरी भूल थी, आप कभी नहीं सुधरेंगे और आज तो आपने अपने जुल्म की हद ही पार कर दी। मेरे निर्दोष भाई के खाने में जहर मिलाकर
आपने अच्छा नहीं किया माँ जी, भगवान तुम्हारी इस करनी का तुम्हें फल अवश्य देगा। सास बोली, ओ तो तूने हमारी सारी बातें सुन ली। बहू बोली, हाँ माँ जी, आपके कुकृत्य से तंग आकर मैं आज ये घर छोड़कर जा रही हूँ और अब तभी इस घर में प्रवेश करूंगी जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सास बोली जाती है, तो जा बहू, तुझे रोकता कौन है, उसे इस तरह घर छोड़कर जाते। देख चंद्रसेन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा और कहने लगा, चंद्र घर से जाने का पागलपन मत करो। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। चंद्रप्रभा बोली, स्वामी आप कायर हैं, जो आज तक अपनी पत्नी पर होते जुल्मों को चुपचाप देखते रहे, माँ जी के साथ साथ आप भी दोषी हैं। ये कहकर चंद्रप्रभा तेजी से हवेली के बाहर की ओर चल पड़ी। चंद्रसेन उसे रोकने का साहस नहीं जुटा पाया। हवेली के अस्तबल से उसने एक घोड़ा निकाला और सोचने लगी, हरी भैया अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मुझे तुरंत ही उनका पीछा करके उनके पास पहुंचकर ये बात बतानी चाहिए कि उनके पास जो भोजन है वो विषैला है। ये सोचकर चंद्रप्रभा घोड़े पर सवार हो गई और अगले ही पल उसका घोड़ा चंदनपुर की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसने हरि को जाते हुए देखा। चंद्रप्रभा ने हरि को आवाज दी, भैया रुक जाओ। चंद्रप्रभा को देखकर हरि हैरान रह गया और पूछने लगा, बहन तुम यहाँ कैसे? चंद्रप्रभा बोली, भैया मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। हरि बोला, ऐसा क्या काम आ पड़ा बहन जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? चंद्रप्रभा बोली, भैया मैंने जो भोजन तुमसे कहा था उसे मत खाना, उसमें विष मिलाया गया है। मेरी सास ने में विष मिला दिया था। इसके बाद चंद्रप्रभा ने विस्तार से अपनी सास की करतूत हरि को बता दी। सारी बात बताकर चंद्रप्रभा ने उससे कहा, भैया मैं ससुराल छोड़ आई हूँ। हरि बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया बहन, अब तुम कहाँ जाओगी? चंद्रप्रभा बोली, भैया तुम मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो। हरि बोला, ठीक है बहन अब तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही हरि अपने घर पहुंचा, उसके पिता जमी पन्ना मल ने उसे सूचित किया, बेटा हमने तुम्हारा विवाह रंगपुर के जमींदार त्रिलोचन सिंह की पुत्री वर्षा के साथ तय कर दिया है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? हरि बोला, पिताजी आपने जो किया अच्छा ही किया होगा। फिर उसने अपने पिता से चंद्रप्रभा का परिचय कराया। पिताजी ये मेरी धर्म बहन चंद्रप्रभा है, आज से ये यही रहेगी। ये सुनकर पिता ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने बेटा, अब तुम्हारे विवाह के सारे नेक कार्य चंद्रप्रभा ही करेगी। कुछ दिन बाद ही शुभ मुहूर्त में हरि दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार हुआ और खूब धूमधाम से उसकी बारात रंगपुर की और रवाना हुई। जब बारात रंगपुर पहुंची तो जमींदार त्रिलोचन सिंह ने बारातियों की शानदार आव भगत की तत्पश्चात बधू ने वर के गले में जयमाला डाली और इस प्रकार बड़ी धूमधाम से हरि का विवाह संपन्न हुआ। चंद्रप्रभा ने विवाह के कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग किया और बहन होने की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई। विवाह में आए हुए लोग चंद्रप्रभा की प्रशंसा करते हुए हरि से कहने लगे, हरि तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसी बहन मिली। ये सुनकर हरि ने कहा, हाँ आप सब ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे चंद्रप्रभा जैसी बहन मिली। दूसरी ओर चंद्रप्रभा की सास रुक्मिणी को एक दिन लकवा मार गया उसका बेटा। चंद्रसेन बोला, माँ ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? मैंने कहा, बेटा ये सब मेरे पापों का फल है। मैंने अपनी गां जैसी सीधी बहू चंद्रप्रभा को बहुत सताया था, शायद उसी के फल स्वरूप मेरी ये दुर्दशा हुई है। ये कहकर रुक्मिणी जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने कहा, बेटा तुम इसी समय चरत संगीत परो लेकर चंद्रसेन उसी दिन रवाना हो गया और उसी दिन चंद्रप्रभा को अपने घर ले आया। अपनी बहू को देखकर रुक्मिणी की नजरें झुक गई और वो झुककर बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। चंद्रप्रभा बोली, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप बड़ी हैं, आप मुझसे क्षमा न मांगे। चंद्रप्रभा उसी दिन से अपनी सास की सेवा में जुट गई। जल्दी ही चंद्रप्रभा की सेवा ने असर दिखाया और रुक्मिणी पहले की तरह स्वस्थ हो गई। तब से वो चंद्रप्रभा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। ये देखकर उसका पति चंद्रसेन भी बहुत प्रसन्न हुआ और अब वे सब सुखी जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।